सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आज हम लोग हैं 33वें मैंगो फेस्टिवल पे। और इस फेस्टिवल में हम लोगों के साथ बात करने के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के पूर्व डायरेक्टर शैलेंद्र सर हैं, जिनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे जो खासकर से रंगीन आमों की किस्म हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। और जब सर डायरेक्टर थे उस समय पे संस्थान ने काफ़ी सारी वैरायटियों को विकसित की है, तो उसके बारे में सर से जानेंगे। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आम जहाँ तक सवाल है उसका लोकप्रियता का तो सब जानते ही हैं, लेकिन आम देखने में भी अच्छा हो, खूबसूरत हो और खाने में भी स्वादिष्ट हो, यही आम की पहचान है। जी सर। तो हमारी विदेशी किस्में सब जब लाल रंग की होती थी, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसी को ख्याति प्राप्त होती थी और उसी का एक्सेप्टेंस था। ये लोग नहीं जानते थे कि हमारी जो हिंदुस्तान की किस्में हैं, पीली, हरी और दूसरे रंग की, वो इतनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग में आया हमारे देश के वैज्ञानिकों के भी कि हमको ऐसी किस्में जरूर निकालनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारा जो है आधिपत्य जमा सके, हमारा स्वाद भी हो उन देसी किस्मों का और साथ ही साथ देखने में रंग रूप में भी वो बहुत ही रूपवान हो, मतलब लाल रंग की हो, ताकि जो हमारा यूएस का मार्केट है और जो यूरोपियन मार्केट है, दोनों को ही हम लोग लॉन्च कर सकें। यहाँ पे सर जो वैरायटियाँ हैं, बहुत सारी हम लोग वैरायटियाँ देख रहे हैं। आपके समय में कौन कौन सी वैरायटियाँ डेवलप की गई थी, उसके बारे में देखिए, ये सब तो एक प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलती है। आम की वैरायटी एक दो दिन में नहीं निकलती है। आपको मैं बताऊं, जो जैसे अरुणिका है वो हाइब्रिड 39 थी, मतलब वो 41वां पौधा था हाइब्रिड्स का और 1986-82 का वो क्रॉस था और आज वो पूरे मार्केट में आया है। अंबिका जो थी वो 558 थी, मतलब उसके बाद 558 माने 500 हाइब्रिड्स बन गई थी। तो ये सब किस्में जो थी बहुत पुराने समय में निकाली गई थी और वो बहुत सारी हाइब्रिड जो डेवलप की गई वो धीरे धीरे अब आ रही हैं। हमारे नए वैज्ञानिक आ गए हैं, वो लोग उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन से में अच्छा गुण आएगा, किसको किसानों को देखने में सुरक्षित हैं, किसको किसानों को अधिक लाभ हो सकता है और किन किस्मों में हम विश्वास कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है किस्म निकालना, उसको फिर इवेल्युएट करना, उसको किसानों के यहाँ लगाना और उसके पौधे देना। ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और किसान चूंकि एक बार आम का पौधा लगा देता है तो ये नहीं कि बार बार उसको लगाएगा हर साल गेहूं की तरह। उसको एक बार लगाने के बाद उसको इंतज़ार करना पड़ता है 2-3 साल तक। लेकिन हमारी जो हाइब्रिड है ये 2-3 साल में ही फलने लगती हैं। आकार में छोटी है, इनका आकार पेड़ का छोटा है, हर साल फल आता है, रंगीन फल है, लगातार फल आने के कारण अलग अतिरिक्त इनके अंदर पौष्टिकता भी अधिक है। सर, खासकर से फार्मरों के सामने देखें तो एक समस्या होती है किसी भी चीज़ की मार्केटिंग की। लेकिन मार्केटिंग के लिए आप एक, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि आप फार्मरों का एक ग्रुप बना के उस तरह से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, मार्केटिंग आजकल के ज़माने में सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला है, तो हमने कई ऐप्स भी बनाए जिसमें यूनिक वैरायटी मिलने, खाने को मिले और देखने को मिले। आमतौर पे लंगड़ा, चौसा, दशहरी सब जगह मिलता है, उसको कोई खरीदने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होगा अगर उसको और अच्छी आम मिलेंगे देखने के लिए। तो हम लोगों ने कोशिश की कि वो आम जो लोग को नसीब नहीं होते हैं, जो देखने को नहीं मिलते हैं, किसान उनको पैदा करें, उनको उगाएं, बेचें और अधिक दाम कमाएं। तो इन नई हाइब्रिड्स को बनाने का 2 कारण है। किसानों को अधिक से अधिक दाम दिलाना, हर साल फसल उत्पन्न करने की इनकी क्षमता, अधिक पैदावार और बीमारी और उनसे लड़ने की भी इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। सर, जैसे कई बार होता है कि मिडिल मैन आ जाते हैं, जो फार्मर होता है, जो रिसर्चर होता है, उसके बीच में काफ़ी सारे मिडिल मैन आ जाते हैं और जो एक्चुअल में कस्टमर तक पहुंचना चाहिए चीज़ें, वो या तो बहुत हाई रेट में पहुंचती हैं या फिर नहीं पहुंच पाती हैं और जो फार्मर होता है उसको वास्तविक दाम भी नहीं मिल पाता है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसका एक इनडायरेक्ट प्रभाव ये भी पड़ा है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज डायरेक्ट किसानों से जुड़ी हुई हैं, वो उसके भाग हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में वो यदि भागीदारी अपनाते हैं तो इतना अंधाधुंध पैसा नहीं कमाएंगे, कम पैसा कमाकर अधिक से अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है और यही हमको ख़त्म करना है। कुछ लोग कोई मेहनत नहीं करते हैं, ना आम उगाते हैं, ना कुछ करते हैं, केवल पैसा कमाते हैं, आम बेचते हैं। लेकिन उनका भी महत्व है, लेकिन सब लोग वैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस वैल्यू चेन, सप्लाई चेन को हमको ऐसा बनाना है किसान और जो हमारा कंज्यूमर है, दोनों को ही लाभ मिल सके।
सर जो हमारे दर्शक और जो खासकर से जो किसान साथी देख रहे हैं उनके लिए आप ये जो 33वां मैंगो फेस्टिवल है इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इस मैंगो फेस्टिवल का बहुत बड़ा महत्व ये है, अगर ये ना हो तो बहुत सारी वैरायटी नष्ट हो जाएंगी, लोग इसको काट देंगे। लोग केवल इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका पौधा रहता है, एग्जीबिशन लगाते हैं, उनको उसकी ख्याति मिलती है, उसको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, पौधे को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, क्योंकि ये बताया जाता है भाई उनका आम है। और अपने जैसे हम सोचते हैं हमारी लड़की सबसे खूबसूरत है, कहते हैं ना, उसी तरह हमारा आम भी सबसे अच्छा है। हर किसान का अपना एक मंतव्य होता है और वो सोचता है कि हमारा आम सबसे अच्छा है और उस आम को प्रसारित करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, लोगों को एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है, जानते हैं किसके यहाँ किस तरह का आम है, कैसा आम लगा है, कौन सी वैरायटी कहाँ मिलेंगी, कहाँ पौधे मिलेंगे, क्या बीमारी है, क्या परेशानियाँ हैं, सब सीखने का मौका मिलता है। तीसरा, हमारे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने ज़िंदगी में देखा नहीं आम होता कैसा है, आम के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे क्षेत्र इसमें आकर जब उनको ज्ञान मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। आम देख के भी खुश होते हैं। किसको पता है कि इतने तरह के आम होते हैं, आम नागरिक नहीं जानता है। मेरे ख्याल से 10% लोग भी नहीं जानते कि आम हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह के होते हैं। अमूमन वही दशहरी, लंगड़ा, चौसा जो मार्केट में ज़्यादा बिकता है। इसीलिए मैंने एक प्रयत्न किया और एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी को कंजर्वेशन ऑफ मैंगो डाइवर्सिटी। उनसे भी आप बात कर सकते हैं, जी। उनसे भी मेरा योगदान पूछ सकते हैं। मैंने उनके साथ 10 साल काम किया, उनको कैसे संगठित किया जाए, कैसे उनको दाम दिलाया जाए, उनके फलों का दाम कैसे मिले, इसके ऊपर काम किया। तो इसका प्रभाव पड़ा और लोगों ने अब जो है धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिया है। और एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे एक सोसाइटी से 4 सोसाइटी बन गई है। आप उन लोगों के पास जाइए, उनका छोटा छोटा इंटरव्यू करिए, किसानों का योगदान वो विशेष तौर पे बता पाएंगे। और मैंने जो किसानों की सेवा की है आम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको दाम दिलाने के लिए, उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सर, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।